नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24x7 और चैक सिंप्लीफाइज के सौजन्य से इस हफ्ते की बड़ी बड़ी खबरों के साथ उपस्थित हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह है मेजर जनरल अभय कार्की। कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैक्स। बहुत कुछ हो रहा है और कुछ होते होते रह भी गया है। ट्रम्प ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है उससे और इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें। चलिए लेट्स डिस्कस। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे आपने छोड़ा है। ये ट्रम्प का नया पेतरा क्या है, कहां से ये डिस्कस? अभी तो बात चल रही थी कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका मिलके बहुत बड़ा हमला बोलने वाले हैं, वहां पे चिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है, और सडनली ये आ जाता है कि हमने कॉल ऑफ कर दिया है। लेकिन इसमें दो नई चीजें, दो नई तो नहीं, पुरानी चीजें हैं कि आप हॉर्मोन्स को खोलिए और आप न्यूक्लियर की बात करिए। क्या हो रहा है ये? जी देखिए, हल्के मजाक में अगर लूं तो स्टॉक मार्केट से एक साथ खेल हो रहा है। शनिवार को बोलते हैं लड़ाई होगी और सोमवार आते आते बोलते थे लड़ाई नहीं होगी। खैर, ये भी एक पहलू है सोचने का। लेकिन अभी अगर देखा जाए, इससे एक चीज तो साबित होती है कि ट्रैक 2 डायलॉग जो थे वो बहुत अच्छी तरह से और तेजी से चल रहे थे। और जो अनाउंसमेंट और जो ये हो रहे थे बाकी कि हम मार देंगे मदर ऑफ ऑल बैटल्स और ये वो जो था, ये सब डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए था। और जैसे आर्ट ऑफ द डील वाला है ट्रम्प का, वो दूसरे आदमी को बिल्कुल दीवार में धक्का देके एक मुक्का दिखा के उसने आखिर में मुक्का वापस खींच लिया है कि ठीक है अब हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि बातचीत चल रही थी, डील की हो रही थी और उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान को शायद पता भी नहीं था ये हो क्या रहा है। तो ये तो बात रहेगी। दूसरा, इसमें अगर आप देखें जो लैंग्वेज थी ट्रम्प ने यूज की है, और ये इसने इशू किया है अपने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन के बाद, जो वो भी गए थे उनके पास। जो हमने सोचा था और सब लोग सोच रहे थे कि पिकैक माउंटेन और बाकी जगहों पे जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी और एस्केलेशन भी करेंगे बाकी एनर्जी साइट्स पे, उनकी ड्रिलिंग साइट्स पे, तो ये नहीं हुआ है और इन्होंने बातचीत का रास्ता, डिप्लोमेसी का रास्ता दिया है, जो कि एक लॉजिकल चॉइस था। अभी क्या था, बिजनेस में एक फ्रेज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब ये एक लॉ है जिसमें कहते हैं कि एक तरफ तक आपकी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, आप एक चीज को करते रहे, फिर वो नॉर्मल हो जाता है और आप उसी चीज को अगर रिपीट करते रहे तो हो सकता है उससे आपको रिटर्न्स ना मिले उतने जितने कि आपको पहले मिल गए थे। तो अभी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी दो बार। इस बार 13 दिन से नाइट स्ट्राइक्स कर रहे थे। पर वो एक पिटा हुआ आदमी है, ठीक है, लेकिन वो जमीन को घुटने नहीं टेक रहा है। और उसके पास इनके मारने के बावजूद अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जो उनकी मिसाइल्स थी और शायद मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स भी जो उनकी सिटीज में है अंडरग्राउंड, उनसे वो लगातार मिसाइल मार रहा था। और इन बीच में उसने अपनी मिसाइल्स को और भी इम्प्रूव किया है। जो खैबर मिसाइल, अभी उसने खैबर शिकन मिसाइल जो अभी मारी है, उसका इनके पास तोड़ है नहीं। 18 इनके रेडार इंक्लूडिंग थार्ड रेडार टूट चुके हैं। पैट्रियट मिसाइल सब लोग बता रहे थे कि दोनों तरफ से ऑफेंसिव तौर से क्रूज मिसाइल्स आदि खर्च हो गई हैं, और डिफेंस की तरफ से इनकी जो है थार्ड की और पैट्रियट मिसाइल्स ये भी खत्म हो रखी हैं। स्टॉक्स बहुत डाउन है, रिप्लेसमेंट में 3 से 4 साल लग सकते हैं। उधर यूक्रेन आपसे पैट्रियट्स की भीख मार रहा है, आपके पास उनको देने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया भर की जो पैट्रियट के स्टॉक्स थे अपने पास इस रीजन में जमा कर रखे हैं। तो इसके आगे का नतीजा कुछ नहीं होता। बातचीत तो आखिर कभी होनी ही थी, नहीं तो जैसे कि रशिया 5 साल से यूक्रेन में अपने बूट्स गड़ा के बैठा हुआ है, आप भी बैठ लीजिए। और उस चाहे रशिया में पुतिन के पास कोई इसे इलेक्शंस वगैरह का नहीं है, बल्कि उसके पीछे हार्डलाइनर्स उसको और भी ज्यादा इंक्रीज करने की बात करते हैं। पुतिन पे प्रेशर है कि और आप अगला कदम लीजिए। यहाँ पे उल्टा है, नवंबर में मिड टर्म होंगे, इकोनॉमी का है, वर्ल्ड के ऑयल क्राइसिस है, खुद की अपनी नाकामी हो जाती है। जितनी बार मारता है उतनी बार इनके बेसिस में अटैक होता है। जॉर्डन में भी जो 3 सैनिक मरे थे उनका जो फ्यूनरल इन्होंने अटेंड किया है,
उसमें इनको पब्लिक, अमेरिकन पब्लिक को समझाना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये रास्ता अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है और अमेरिका के लिए भी अच्छा है कि वो अपने स्टॉक्स पूरे खर्च ना करे। शायद यहाँ के कुछ स्टॉक्स बचेंगे तो यूक्रेन की मदद कर सकता है, नहीं तो फिर अगर ताइवान कंटिजेंसी आती है तो उसके लिए भी उसके पास कुछ होगा। तो ये ऐसा था, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम, पब्लिक ओपिनियन, इकोनॉमी, सब कुछ मिला के जो है अमेरिका ने चेताया कि अभी भी थोड़ी सी समझ उसमें बाकी है अगर वो स्टॉक मार्केट से नहीं खेल रहा है तो। बिल्कुल, और स्टॉक से बिल्कुल यही है, दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक है पक्षपात या मिसाइल्स के स्टॉक, या दूसरा है स्टॉक मार्केट। बातचीत का रास्ता बिल्कुल सही है, पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन एक जगह बातचीत और भी हो रही है और वहां पे काफी सफलता भी हुई है। वो है गाजा पीस प्लान के लिए, जहां पे हमास को किसी तरह से मना लिया गया है कि आप अपने हथियार डाल देंगे। इसके डिटेल्स तो काफी हद तक आए हैं, काफी और आने हैं, लेकिन इसमें साफ दिखाई देता है कि अमेरिका की जो रणनीति है वो एक तरफ मुक्का मारना है, एक तरफ मुक्का खींचना है और दूसरी तरफ दूसरे को विफल करना है या वीकन करना है। इसमें देखिए, सडनली हमने देखा था कि जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह खड़े होने शुरू हुए थे तो इसराइल ने लेबनान में ठोकना शुरू किया। वहां हूती आए, हूती ने बाबेल मंडप को रोक लिया है, लेकिन रोका है सिर्फ सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब में उन्होंने हमले बोले हैं जिसान ऑयल फील्ड्स के ऊपर और यानबू पोर्ट के ऊपर कि ईरान की तरफ से जब यमन मतलब हूती लड़ रहा है तो वो सऊदी अरब को किसी ना किसी तरह से एनर्जी के लिए पीछे खींच रहा है। सऊदियों से अटैक करवा दिया इराकी मिलिशिया, जो शिया मिलिशिया हैं, उनके ऊपर। आपने शुरू कर दिया हमास को वीकन करना। तो मतलब हर तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं तरह से, किसी ना किसी तरीके से ईरान को वीकन करें। इसीलिए देखिए, आप पिछले हफ्ते जो बॉम्बिंग हुई थी, काफी सारी बॉम्बिंग हुई थी रेलवे लाइंस और ब्रिजेस के ऊपर जो ईरान को कनेक्ट करती हैं अप नॉर्थ, रशिया और उसके आगे चीन के साथ। तो वहां पे भी उसने जो उनका ये था, हम बात करेंगे थोड़ी देर में यूक्रेन के बारे में, लेकिन वहां पे कैस्पियन सी पे भी अटैक करवाया। भाई यूक्रेन अपने आप तो नहीं करता, ट्रंप की शय होगी। तो ये सब आप दिखाई दे रहा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है, महत्वपूर्ण चीज ये हुई है कि सऊदी अरब ने एक 14 देशों का मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिएशन तैयार किया है। ये मल्टीनेशनल डिफेंस कोलिएशन जो है, ये नेवल कोलिएशन है, ताकि आप अपने जहाजों को सेफली बाबेल मंडप से निकाल सके। इनमें कौन से देश हैं? इनमें जो R4 कहलाते हैं, रीजनल 4, उसमें है सऊदी अरब लीडरशिप, इजिप्ट, आपका टर्की और पाकिस्तान। ये 4 हैं। बाकी तो छोटे मोटे देश हैं, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती। इनका कोई मतलब नहीं है, इनके पास कोई खास वेपन्स भी नहीं है या कोई खास ये नेवी नहीं है। लेकिन इससे साफ दिखाई दे रहा है एक तरीके से सऊदी अरब भी अमेरिका के ऊपर विश्वास ना करते हुए कोशिश कर रहा है कि अपने लिए ही कोई ना कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार करे। यूनाइटेड किंगडम ने बीच में पहल शुरू की थी और उन्होंने कई सारे देशों को, 40+ देशों को बुलाया था कि हम बात करते हैं हॉर्मुज को खुला रखने के लिए एक इंटरनेशनल कमिटी टाइप बनाएंगे, नेवल फोर्स भी होगी जो हॉर्मुज को खुला रखेगी। तो एक तरीके से आप देखिए, चाहे वो हॉर्मुज हो, चाहे वो बाबेल मंडप हो, उनको वापस नियंत्रण में लाने की बात हो रही है। उल्टी तरफ ईरान ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने वॉर को हॉरिजॉन्टली एस्केलेट किया। पहले तो उसने फेज 1 में सिर्फ खाड़ी के देश मारे, वो भी उनके ऑयल एसेट्स। फिर उसने मारना शुरू किया है हॉर्मुज, तेल बंद कर दिया। फिर उसने अब शुरू कर दिया हूती के जरिए बाबेल मंडप। और पिछले 2 दिन पहले की बात है जब उसने अमेरिकन गैस फैसिलिटी के ऊपर मेडिटेरेनियन के अंदर अटैक किया है। एक तरीके से दिखा रहा है कि हमारी पहुंच कितनी दूर तक है। आप बिल्कुल सही आकलन लगा के बैठे हैं कि ये युद्ध जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक कि बातचीत ना हो और दोनों पक्ष एक तरीके से
कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एक ज्यादा पावरफुल जगह पे आ जाए। आपका क्या विचार है अगर? जी, संक्षेप में मैं कहूँ, पहले तो ये अलायंस पे एक थोड़ी सी मेरी जो स्टडी है कि इसमें अगर आप देखें तो जो अरेबियन पेनिनसुला के दो मेजर प्लेयर हैं, ओमान और यूएई, ये इस अलायंस करेक्ट। में नहीं है। नहीं है। और जो है साना से हूती जो है, वो यमन के हूती जो है, वो पूरी की पूरी वो खतरा उन्हीं से है। और यमन की गवर्नमेंट ने बोला हम इस कोalition के साथ हैं। और सबसे मजाक की बात यह है कि बांग्लादेश, जिसके पास ना आर्मी ना नेवी ना कुछ, कितनी दूर बैठा है, वो भी इसका मेंबर है। तो खैर ये एक हास्यास्पद चीज थी। मैंने कहा इसको भी हम दिखा लेंगे कोalition कितना चलेगा। पर फिलहाल अभी ये अगर देखा जाए, ईरान का मकसद है कि अमेरिका का प्रभुत्व और अमेरिका यहाँ से निकल जाए। उसको बोलते हैं, अमेरिका एक वहां पे रेजिडेंट मिलिट्री पावर है, गल्फ रीजन में रेजिडेंट, वहां पे उसके बेसेस हैं, इसलिए वो रेजिडेंट है। उसको ईरान जो है नॉन रेजिडेंट बनाने चाहता है, वो उसका एम है। जहां तक अरब देशों का है, वो एक फिक्स में है। वो अमेरिका को वापस चले जाओ भी नहीं बोल सकते, लेकिन अमेरिका के बेसिस की वजह से उनके ऊपर जो क्षति हो रही है, जॉर्डन में तो शरेआम प्रदर्शन हो रहे हैं कि अमेरिका को हटाओ। हर देश में लगता है कि इसके चक्कर में, इन बेस के चक्कर में हमारा कोई सुरक्षा नहीं है, हमको उल्टा मार पड़ रही है, बस एक छोड़ जाए बाकी अमेरिका निकल जाए। तो ये है। करेक्ट। और अमेरिका का ये है कि ये उसकी साख, उसकी प्रेजेंस, उसका पेट्रो डॉलर अगर यहाँ पे वो अपने को घुटने पे दिखा दे, यहाँ छोड़ दे रीजन को, तो अमेरिका का जो पतन है, जो डिक्लाइन है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा और चाइना उस स्पेस में घुस जाएगा। तो ये मेरा अभी इस पे रीडिंग है। समय कम है, आगे चलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमने थर्ड एस्केलेशन की बात करनी शुरू की थी, वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में पहली बार तो नहीं हुआ है कि एक ईरानी जहाज को या एक रशियन जहाज को मारा गया है। यूक्रेन से पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार यूक्रेन ने मारे दो जहाज। उसमें यह कहा कि ये दोनों के दोनों रशियन सैंक्शन्ड वेसल्स हैं, मतलब उनके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा ये डार्क फ्लीट का हिस्सा है। और एक मिसाइल बोट भी उसने मारी है। निकलता क्या है? निकलता यह है कि ये दोनों ईरान के जहाज थे, उनमें गेहूं या चावल या ग्रेन्स थे और बाकी चीजें थी, और रशियन पोर्ट के पास थे। रशिया एक तरीके से, अगर अमेरिका वहां पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को शय दे रहा है, तो रशिया कोशिश कर रहा है ईरान को शय देके अमेरिका को उंगली करे, ताकि अमेरिका भी डिफेंसिव में आ जाए। वहां पे आप देखिए, जब टर्की में नेटो का सम्मेलन हुआ था, वहां भी यही बात हुई थी और अमेरिका ने कह दिया था कि हाँ, हम नेटो के साथ हैं। पहले बात चल रही थी कि नेटो से बाहर हो सकता है, हम नेटो के साथ हैं, टर्की के साथ हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ है और यूक्रेन के साथ है। एक तरीके से रशिया को अमेरिका ने दगा दिया था। अब वही चीज रशिया कर रहा है। आप ये एस्केलेशन को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव करने की बात ही है, या आपको लगता है ये युद्ध जो है ये अपने आप में नॉर्थवर्ड अब बढ़ना शुरू हो गया है और यूक्रेन, कैस्पियन सी और रशिया भी इसका एक हिस्सा बन जाएंगे? जी, संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि जैसे ईरान ने ज्योग्राफिकली इसको बढ़ाया है और स्टेक होल्डर्स को आने के लिए मजबूर किया है, कि वैसे ही यूक्रेन जो है, क्योंकि उसको यूरोप से सपोर्ट तो है लेकिन मदद कम आ रही है, अमेरिका से सपोर्ट है लेकिन पैट्रियट नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल चाहे हमको पता लग रहा है कि उसके ड्रोन जाके रिफाइनरीज को, यूएस रशिया की रिफाइनरीज को उड़ा रहे हैं, लेकिन हर दिन अगर आप देखें 2 गांव 4 गांव एडवांस जो रशिया का है बॉर्डर पे, वो बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं यूक्रेन पे, उनका इंटरसेप्शन नहीं हो पा रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है कीव कैपिटल सिटी यूक्रेन की। वो भी डेस्परेट है कि इसको, अगर मैं इसके स्कोप को बढ़ाता हूं, अगर ईरान भी शामिल हो जाता है, वर्ल्ड वॉर टाइप हो जाएगा, यूरोप भी इसमें आ जाएगा, मेरे को मदद मिल जाएगी। लेकिन अभी यूक्रेन अपने आखिरी चरणों में अगर मैं देखा जाऊं, और रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रशिया, जबकि इसमें जो अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है, रशिया भी मेरे ख्याल से पीछे से एक दो चीजें कुछ कर रहा है ताकि ईरान
अमेरिका को वहां से निकलने ना दे उसको। और अमेरिका वहां से एग्जिट चाहता है, ऑफ रैम्प चाहता है। ईरान और रशिया, ईरान अगर चाहे भी, रशिया कुछ एक खुराफात करके अमेरिका को वहां पे एंगेज करके रखेगा, ताकि वहां के रिसोर्सेज जो है वो यूरोप या यूक्रेन की तरफ ना जाए, और वहां के रिसोर्सेज ताइवान और चाइना कंटिजेंसी के लिए न रहे। जितने दिन अमेरिका वहां अटका रहेगा और उसकी एक्सपेंडिचर रहेगा, वो बाकी जगहों में इन्फ्लुएंस करने के लिए, खासकर यूक्रेन को, उतना कमजोर रहेगा। जी बिल्कुल। और देखिए, इस सब के बीच में जो आपने कहा, शुरू शुरू में हमने बात की थी कि बैकरूम डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी, उसमें फेवरेट फील्ड मार्शल का तो नाम नहीं आया था। पाकिस्तान की भूमिका नहीं दिख रही है। तो पाकिस्तान के क्या हो रहा है? पाकिस्तान में फील्ड मार्शल मुनीर के सामने दो विकल्प हैं, दो अलग अलग फ्रंट खुले हुए हैं, एक इंटरनल फ्रंट, एक एक्सटर्नल फ्रंट। उसका प्लान ये था कि एक्सटर्नल फ्रंट में अगर मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा हल्ला मचाऊंगा, ज्यादा अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं हूं, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। $10 बिलियन का उसने बिल दे दिया अमेरिका को, और खबरें ऐसी ही थी कि अमेरिका शायद दे देगा। $10 बिलियन। और उसने एक बिल दिया सऊदी अरब को कि भाई हम आपको आदमी दे रहे हैं, आप हमें 10 बिलियन दीजिए। फिर उसने 4 बिलियन और मांग लिए कि भाई तेल नहीं है मेरे पास, अब हमें तेल रोल ओवर करिए। 3 बिलियन पहले से ले रखा है जो उसने यूएई का पैसा वापस किया था। तो उसको पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे तो वो दिखाएगा कि देखिए पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, हमने कितना आगे बढ़त कर रखी है। और जो अंदरूनी समस्याएं हैं वहां पे पैसा फेंक के उनका मुंह बंद कर देगा। ये ना भूलिए कि पीओजेके में पहले भी एक बार हुआ था जहां पे पैसे खा के जेएसी ने अपना जो आंदोलन था वापस ले लिया था। तो एक तो ये हिस्सा है। दूसरा उसकी समस्या है कि अगर जैसे यमन ने बढ़ा रखा है, सॉरी हूतीज ने बढ़ाया है, तो क्या वो अपने लोग यमन में भेजेगा लड़ने के लिए? अगर भेजेगा तो ईरान उसका क्या रुख लेगा? ईरान को वो चीन से मिसाइल्स वगैरह जो लैंड रूट से आ रही हैं वो तो भेज ही रहा है। 6 अलग अलग उसने रास्ते खोल रखे हैं ईरान को इंपोर्ट करने के लिए अपने बंदरगाहों से। तो पाकिस्तान तो एक्सटर्नली बड़ा विचित्र गेम खेल रहा है। इंटरनली उसके सामने समस्या पीओजेके है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, यहां तक कि अनाज नहीं है। इस्लामाबाद में राइटिंग हुई थी, पंजाब ने मांगा है 1 लाख टन हमें गेहूं दीजिए, हमारे पास अनाज नहीं है, फसल खराब हो गई है, पानी है नहीं। इस सब के बीच में इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है। अगर ये कम नहीं था तो लॉयर्स और जजेस ने मोर्चा खोल दिया है ये कह के कि हम आपका 26 और 27 अमेंडमेंट जो है उसको हम मानते नहीं। ये ना भूलिए जब पहले इफ्तिकार चौधरी चीफ जस्टिस थे, यही एक चीज हुई थी जिसकी वजह से अमंग द अदर थिंग्स मुशर्रफ को रास्ता अपना बदलना पड़ा था, वो छोड़ के चले गए थे। आप क्या देखते हैं अब मुनीर के सामने क्या विकल्प है? उनमें से क्या विकल्प ये भी है कि अब वो हिंदुस्तान भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करे? क्योंकि एक अगर चीज जो पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करती है वो है एंटी इंडिया, एंटी भारत। आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान के सामने जो अभी स्थिति है वो एक तो ये है कि अंदरूनी स्थिति में पाकिस्तान को तो जो भी हो जाए, लेकिन जो फौज जिसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जो देश को रूल करती है, उस पे आंच ना आए। और Correct. वो अब तक जो आपने लास्ट में बोला है, जब भी एस्टेब्लिशमेंट पे आंच आती है तो अपनी शहरत, जिसको वो कश्मीर बोलता है, उसका मुद्दा लेके वो हिंदुस्तान के ऊपर ऐसी हरकत करता है कि हिंदुस्तान बौखला जाए और जनता का ध्यान अब इंडिया की तरफ चला जाए। लेकिन आज की तारीख में उसको अगर देश को इकट्ठा भी करना है, उसने तो बाहर भी पंगे ले रखे हैं। अगर वो अपनी फौजों को इधर लाता है हिंदुस्तान के लिए, अफगानिस्तान वहां पे पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि उसके साथ उसकी लड़ाई तो भी बंद हुई नहीं है, वो तो स्ट्राइक चलते रहेंगे। तो उसको दो फ्रंट पे तो वो टाइड अप है ही है। और उसके अलावा जो शहरत थी, जो कश्मीर बोलता था, जो पीओजेके में हो रहा है, उसकी तो पूरी पोल खुल जा रही है।
जो वो कहता था कि मेरी जान कश्मीर है, मैं कश्मीर के लिए करूंगा। आज के तारीख में हिंदुस्तान यूएन में जाके बोल रहा है, कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। आज तक पाकिस्तान जाता था और कश्मीर का मुद्दा यूएन पे उठाता था कि कुछ करो। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी अभी दाएं बाएं देख रही है, क्योंकि सबको पता था हिपोक्रेसी क्या है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपनी ज्योग्राफी, उसकी जो लोकेशन है कि वो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स को एक तरफ को वो एक लिंक देता है। कनेक्ट करता है। अमेरिका को हमेशा उसने कम्युनिज्म को रोकने के लिए अपने को फ्रंटियर बताया है। गल्फ कंट्रीज को वो बोलता है कि मैं इस्लामिक रीजन का ईस्टर्न फ्रंट हूँ, मतलब कि हिंदुस्तान जो काफिर है, हिंदू है, वहां पे मैं इस्लामिक जो कम्युनिटी है उसका मैं ईस्टर्न फ्रंट हूँ। तो उसने हमेशा अपनी ज्योग्राफी को बेचा है। पहले उसने सेंटो अमेरिका के ज्वाइन किए, उनसे पैसे लिए। फिर उसने सीपेक के लिए चाइना को बोला, आओ मेरे थ्रू ये पूरा सीपेक ग्वादर पोर्ट आप ले लीजिए, आप इसको ले लो। तो उसकी ज्योग्राफी की वजह से अफगानिस्तान वॉर में, चाहे अमेरिका को पता था कि ये तालिबान को हमारी खबर देता है, तब भी उसको वो पैसे देते रहे। ट्रंप ने पिछली बार बोला था कि he has been ripping us off billions and giving our information to तालिबान। तो तालिबान, पर इसकी करेक्ट। ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट रही है पावर्स के लिए कि हर एक बंदा इसको जो है सहता रहा है। और अभी ऑफ उसके साथ साथ ही इनका एक्सपोर्ट क्या था, एक तो अपनी लोकेशन को बिक्री में डाल दो और जो भी हाईएस्ट बिडिंग करेगा उसकी तरफ चले जाओ। दूसरा अपनी फौज, सऊदी अरब और जॉर्डन बाकी जगह में इनकी फौजें हमेशा रही हैं और उसके बदले इनको पैसे मिलते रहे हैं। इन फॉर हायर है, मर्सनरी फौज आप समझ लीजिए, उससे इनकी अर्निंग है और उससे उनका एक रुतबा भी था इस्लामिक वर्ल्ड में। खासकर जब से इनका बम बन गया उसके बाद से एक इनका रुतबा है कि हमारे पास इस्लामिक बम है। अभी फिलहाल क्या है कि इन्होंने एक सूट बूट पहन के वेस्टर्न पावर्स को दिखाया कि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर हैं और हम इस लड़ाई में मीडिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के हम फेवरेट जनरल हैं और हम ईरान के जो है तो हमने न्यूक्लियर पावर वगैरह जो भी उसको असिस्टेंस किया था, हमारा उनके साथ पुराना रिश्ता है और हम ही एक उनके नेबर हैं जो कि उनसे लड़ाई पे अभी नहीं है। तो ये बोल के उन्होंने बाहर अपनी इमेज लगाई है। लेकिन जो बाहर अपने को सोफिस्टिकेटेड, समझदार और ट्रस्टवर्दी बनाना चाहता था दोनों को, वही अपने देश में अगर देखे तो एक खूंखार ऐसा फोर्स है ये रजीम, जो कि अपने ही लोगों को खाती है। पंजाबियों के अलावा इसने सबको तंग करके रखा हुआ है। तो पीओजे में अगर आज की तारीख में देखें, जिस हिसाब से इन्होंने नरसंहार किया है और जिस कश्मीर के लिए वो बोलते थे हमारी शहर आ गए, उन्हीं को वो खत्म करने पे तुले हुए हैं, उनकी मांगे नहीं सुन रहे हैं। ये एक एरोगेंस है और एक इनका माइंडसेट है जो हमेशा रहा है। ऊपर से रोज इनको बलूचिस्तान और टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में इन पे कैजुअलिटीज डाल रही है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे ख्याल से आसिम मुनीर की फैमिली तो अमेरिकन सिटीजन है ही है, इन्होंने भी अपने बैग पैक कर रखे हैं कि जिस दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा उस दिन पाकिस्तान को वो अपने हाल पे छोड़ के खुद बाहर निकल जाएंगे। बहुत टफ टाइम्स हैं, पैसे वो लेना चाह रहे हैं, हर एक अलायंस को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो जाए, चाहे वो टर्की के साथ हो जाए। चाइना से वो हथियार लेते हैं, सऊदी से वो पैसे लेते हैं और अमेरिका से वो एक लेजिटिमेसी ले रहे हैं अपनी रिजीम का। तो यही उनका खेल है। जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा, चाइना गुस्सा हो जाएगा, उस दिन उनकी बैलेंसिंग जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल नैया चल रही है, लेकिन वेस्ट का कमिटमेंट ये है, चाइना का कमिटमेंट ये है कि वो पाकिस्तान को टूटने नहीं देगा। और कितना भी ये रिप्रेसिव रजीम जो है गोलाबारी करे या अपनी जनता को मारे, कुछ नहीं होगा। इनको बलूचिस्तान एक इलाका है जो कि अपने बल पे लड़ सकता है, लेकिन जैसे पीओजे के शांतिपूर्ण हो रहे हैं प्रदर्शन और लोग बढ़ रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो चाहे लोग बोलते हैं अमेरिका का प्लान है कि 5 टुकड़ों में हो जाएगा, कोई इसको होने नहीं देगा। और यही इस रजीम जो है, जो पाकिस्तानी आसिम मुनीर है, इसको एक यही भरोसा है कि आई एम टू वैल्यूएबल ज्योग्राफिकली एज अ टूल, कि मेरे को वो कोई छोड़ के टूटने नहीं देगा। जी, ये तो मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन एक जगह पे जरा सा मुझे लगता ये है, देखिए बलूचिस्तान के पास एरिया बहुत है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन केपीके के पास एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है। तो संभवतः अगर केपीके जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है
तो जो मोर फर्टाइल एरिया है पाकिस्तान का, इंडस के वेस्टवर्ड हिस्सा, वो खैबर पख्तूनख्वा में आ जाता है, तो नेचुरली पाकिस्तान को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। और अगर एक जगह पे ये शुरू होता है तो फिर, है ना, जैसे डोमिनोज गिरते हैं, एक के बाद एक दूसरा गिरना शुरू हो जाएगा, तब इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसमें मुझे दिखाई देता यही है कि जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, अगर ये बगावत कर देते हैं मुनीर के खिलाफ, तो पासा पलट सकता है। लेकिन पासा एक जगह और पलट रहा है, वो पासा पलट रहा है नेपाल में। नेपाल में देखिए, एक तरीके से हमारा ट्रबल्ड नेबर है, आप वो मान के ये कह सकते हैं। कभी कभी वो चीन की तरफ जाता है, कभी हमारे पास आता है, ये जरा लव हेट रिलेशनशिप चलती रही है। लेकिन हमारा जो कल्चरल, रिलीजियस, बेटी रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ, ये सदियों से है। इस सब के बीच में बालन शाह के कुछ ऐसे डिसीजंस आए थे जिसके ऊपर हमने भी बात की थी। लेकिन हाल ही में वहां पे शुरू हो गया है कम्युनल क्लैशेस, और वो भी काफी बुरी तरीके से। ये कम्युनल क्लैशेस आप कैसे देखते हैं अभय, संक्षिप्त में? देखिए, ये पहली बात तो जो इलाका है जहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका है, जो कि नेपाल की पर्वतीय श्रृंखला नहीं बल्कि मैदानी इलाके में है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। और इसमें सदियों से जो है वहाँ पे इस्लाम का प्रेजेंस रहा है। कभी ये ट्रेडिंग के लिए आए थे, कभी क्राफ्ट्समैन के चक्कर पे आए थे। 1857 की जो बगावत हुई थी इंडिया में, वो भाग के कई लोग जो थे वो वहां भी चले गए थे, और बसे रहते हैं। पाकिस्तान, नेपाल की पॉपुलेशन का 5% मुस्लिम है, लेकिन मधेश में ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये हो रहे हैं, यहाँ पे 18 से 22% तक इनकी पॉपुलेशन है। और ये नहीं कि आज ही ये हुआ है, ये पिछले कई सालों से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले नहीं था कि त्योहारों पे ऐसे होता है। अभी हुआ क्या है, जैसे हमारी कांवड़ यात्रा होती है, वैसे वहां पे पानी लेके वो लोग जाते हैं, और वो कांवड़ यात्रा ही आप समझिए जो कि नेपाल के हिंदू कर रहे थे। वो जैसे वहां पे पहुंचे, डीजे तेज है बोल के जो मुस्लिम लोग थे आके उन पर पत्थर मारे, और प्रशासन की भी ढीलापंती रही थोड़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये फैल गई हिंसा। और पुलिस जब आई तो फिर मैं बोलूंगा प्रशासन का थोड़ा लूज कंट्रोल था, उन्होंने सीधे गोली चला दी और उससे लोगों की डेथ हो गई। एक बार किसी भी प्रोटेस्ट में डेथ हो जाती है तो फिर वो कंट्रोल से बाहर जाता है, सोशल मीडिया में अनशन चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्ट्स हैं वो उसको मैनिपुलेट करते हैं कि वो उस रीजन में अस्थायी स्थिरता चली जाए। देखिए, बालन शाह ने, जो ओली है और बाकी लोग हैं जो पुराने खानदानी थे, जो खानदानी परिवार नेपाल को चला रहे थे, उनको हटा के क्लीन पॉलिटिक्स लाए हैं। वो एक इंडिपेंडेंट आदमी, उसकी कोई बैकिंग नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो इस ट्रबल्ड वाटर्स में अपनी मछली पकड़ने का, या फिर जो बोलते हैं सियासत आग में जो है अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं इस तरफ। और उसकी ये हिंसा भारत को भी जो है प्रभावित करेगी, क्योंकि ये इलाके जो है, हमारा बॉर्डर जो है 1850 किलोमीटर का, इसमें बिल्कुल बाउंड्री वॉल कुछ भी नहीं है, आना जाना फ्री है लोगों का। तो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है और बालन शाह के लिए एक चैलेंज है। लेकिन प्रशासन ने अपने थोड़ी समझदारी करनी चाहिए। हमारे यहाँ भी ये कॉकरोच वाले पार्टी का जो था, ये भी रुके थे कि 1 या 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो जाती तो फिर तो तख्ता पलट की पूरी सिचुएशन बन जाती। लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से, जो अभय ने अंत में कहा कॉकरोच पार्टी की तरफ इशारा करते हुए, कि हमें अपने जो है आंखें, कान, नाक सब खोल के रखना है। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टूडेंट्स के साथ संवेदना दिखानी है, बिल्कुल सही है, उनकी मांगे जो हैं, जो सही मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं, जो वहां पे दंगा करना चाहते हैं, जो बाकी चीजें हुड़दंग मचाते हैं, जो फंडिंग हो रही है, इस सब के ऊपर भी ध्यान रखना है। और हमको विशेष करके ध्यान देना है अपनी डिफेंस के ऊपर। जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है, इसकी बातें हम करेंगे अगले हफ्ते। ये थी खबरें इस हफ्ते की, इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।